रिसेंटली आप लोग किसी न किसी शादी में गए होंगे या फिर कल रात घूमने गए होंगे या स्कूल से आते हुए आप लोगों ने मोमोज जरूर खाए होंगे, खाए है ना। लेकिन क्या कभी पता है आपको या कभी आपने सोचा है इस बात को कि भैया ये मोमोज आए कहां से या ये चाउमीन आई कहां से। हमने तो भैया हमारे यहां पर सिवैये तो हमारे घर में बनती है, तो हमारे घर में चाउमीन इतनी ज्यादा क्यों नहीं बनती है और ये आई कहां से। नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं हूं तुम्हारा बड़ा भाई अंकित और आज हम शुरू करने वाले हैं अपना चैप्टर मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल अंकित ब्रेन में, जहां पर आपके दिमाग के ढक्कन खुल जाते हैं। भैया इस क्लास की पीडीएफ बिल्कुल फ्री है, तो कोई चिंता मत करना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, बस मुझे आपको मैसेज करना होगा। पहले पर बात चल लेते हैं। देखो कोई भी चैप्टर हमको पढ़ना है तो उसमें पढ़ने से पहले यह समझ लेना है कि क्या क्या छोड़ना है, ठीक है। तो इस चैप्टर के जो जरूरी चीजें हैं वो मैं यहां पर लेकर आया हूं, जो सीबीएसई ने बोला है कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड पढ़ना है, सिल्क रूट आपको पढ़ना है, कॉन्क्वेस्ट, डिसीज एंड ट्रेड हमें पढ़ना है और फूड ट्रेवलर्स हमको पढ़ना है, बस। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं हमको पढ़ना है, जो कि ज्यादा काम हमारे आने वाला भी नहीं है। पहले तो शुरू करते हैं द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। भैया प्री मॉडर्न वर्ल्ड में क्या हुआ, देखो प्री का मतलब होता है पहले और मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक, ठीक है। मॉडर्न वर्ल्ड यानी कि आधुनिक विश्व और प्री का मतलब है पहले, आधुनिक विश्व बनने से पहले। अभी आधुनिक विश्व क्या है, आधुनिक विश्व यानी कि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये मॉडर्न वर्ल्ड जो आपके सामने है कि हम लोग अब गुरु के सामने बैठकर नहीं पढ़ रहे हैं, अब हम लोग वर्चुअली पढ़ रहे हैं, अब हम लोग कैमरे के, फोन के, लैपटॉप के, इंटरनेट के जरिए पढ़ रहे हैं। तो उससे पहले दुनिया कैसी थी उस बात को अब हम जानेंगे। चलिए तो मेरे साथ एक बार जरा 2 सेकंड के लिए आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि आप एक ऐसी दुनिया में हैं जहां पर ना तो टेलीफोन है, ना इंटरनेट है, ना ही मोबाइल फोन है, कुछ भी नहीं है, बस। चलिए भैया आ गई ये दुनिया। अब देखिए, ऑल्दो ह्यूमन हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सोसाइटी है बिकम स्टेडली मोर इंटरलिंक्ड। भैया हाँ, सभी आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े, देखो फ्रॉम एशियंट टाइम्स यानी कि पुराने जमाने से ही ट्रैवलर्स, जैसे कि कौन से ट्रैवलर्स, जैसे कि फाहायान, जैसे कि हुएनसांग, जैसे कि अलबरूनी, ऐसे पुराने पुराने ट्रैवलर्स इंडिया से गुजरे या इंडिया के भी ट्रैवलर्स बाहर गए। अच्छा, ट्रेडर्स यानी कि बिजनेसमैन या फिर व्यापार करने वाले लोग, खाना बदोश भी कह सकते हो। प्राइस यानी कि आपके पंडित, पादरी, मौलवी, ये सब लोग। एंड पिलग्रिम ट्रेवल्ड वास्ट डिस्टेंस ऑफ फॉर नॉलेज। कौन सी नॉलेज के लिए, जैसे कि भैया आप सभी जानते हैं कि हमारे इंडिया में यानी कि नेपाल में क्या पैदा हुए, हमारे गौतम बुद्ध पैदा हुए। बौद्ध धर्म उन्होंने बनाया। कहां बनाया बौद्ध धर्म, भारत में आकर बनाया। कहां पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनको बिहार के गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। लेकिन आज सबसे ज्यादा बौद्धिज्म यानी कि 80% ऑफ बुद्धिस्ट कहां रहते हैं भैया, या तो वो चाइना में रहते हैं या फिर वो श्रीलंका में रहते हैं। अरे भैया इंडिया से शुरू हुआ लेकिन चाइना में है और श्रीलंका में है, इंडिया में क्यों नहीं है। ये बहुत इसकी डीप थॉट्स इसके अंदर मिल जाते हैं। ओके, नॉलेज, बुद्धिज्म की नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, अपॉर्चुनिटी एंड स्पिरिचुअल, अभी मैंने बात करा स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए, जैसे कि भारत में ज्ञान की, मोक्ष की बातें बहुत ज्यादा होती हैं, तो वो सब यहां लेने वो लोग आते थे, ठीक है। अब और बात समझो, क्या मेन चीज क्या है जो हमको फिजिकली दिखाई दे सकती है या समझने में आसानी हो सकती है। भाई स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट तो दिखाई नहीं दे सकता है ना, समझा जा सकता है, लेकिन दिखाई क्या दे सकता है, गुड्स दिखाई दे सकते हैं। वो अपने साथ कैरी करते थे, गुड्स को लेकर जाते थे। जैसे यहां पर मसाले बन रहे हैं तो मसाले लेकर गए, चाइना में पॉटरी बनती है तो पॉटरी लेकर गए। अच्छा, मनी, वैल्यूज, स्किल्स, वैल्यू क्या, अपने मूल्य वो लेकर गए, स्किल अलग अलग तरह की। जैसे कि आप हमारे साउथ इंडिया में होती है कलरिपयट, अब वो कलरिपयट भैया कहां लेकर गए, उससे बनाया उन्होंने कुंफू। अच्छा, इन्वेंशंस एंड इवन जर्म्स एंड डिसीजेज, जैसे कि स्मॉल पॉक्स आपका हुआ, वो भी किसी देश से किसी देश को गया। कोरोना भी आपने समझा कि चाइना या कोरिया से भारत के अंदर आया या दूसरे देशों में फैला। एंड डिसीजेज as early as 3000 BCE। अब BCE क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के, जीसस के जन्म से पहले 3000 साल। एन एक्टिव कोस्टल ट्रेड, अब कोस्टल ट्रेड क्या होता है, कोस्ट एरिया वो होता है जो समुद्र के आसपास होता है। जैसे हमारे पास वेस्ट में देखो तो कोंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट, और हम अगर अपने
हाँ, ईस्ट में चले जाएं तो हमारे पास कोरोमंडल कोस्ट आ जाता है। ठीक है, ओके। लिंक द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या होती है, देखो बात को समझो। अगर हम अपना इंडिया का ये वाला हिस्सा हम देखते हैं तो आप कहोगे हाँ सर समझ में आ गया, ये तो गुजरात है और ये वाला पूरा हिस्सा हमारा गुजरात है। तो यहां पर गुजरात के आप देखोगे तो यहां पर एक जगह पड़ती है धौलावीरा, है ना, क्या पड़ता है, धौलावीरा पड़ता है। अब गुजरात से थोड़ा ऊपर आप चले जाओ, यानी कि ये तो हमारा दूसरा एरिया आ गया। यहां से अगर हम समझे, यहां से ये वाला एरिया अगर हम समझे तो आपको पता चलेगा यहां पर सिंधु नदी बहती है और इसके आसपास बसे हुए गांव, जैसे कि यहां पर है मोहनजोदारो, तो वो सब क्या है आपका, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है। क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसकी बात यहां हो रही है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हड़प्पा, मोहनजोदारो, कोट डीजी और आपका धौलावीरा, ऐसे ऐसी जगहें इसके अंदर आती थी। इन सब जगहों को मिलके, जैसे कि आप समझो बरेली, लखनऊ, मुरादाबाद, संभल, बदायूं, ऐसी ऐसी जगह मिलकर उत्तर प्रदेश बनाना, ऐसे ही इतनी सारी जगह मिलने के बाद इंडस वैली पूरी कंप्लीट सिविलाइजेशन एक बनी थी। चलिए आगे देखते हैं। बहुत ज्यादा इसमें कुछ भी एक्सटर्नल कंटेंट नहीं लिया गया। मेरी कोशिश यह है कि ज्यादा से ज्यादा आपको एनसीईआरटी के थ्रू ही मैं चीजों को क्लियरिफाई करूं। सिल्क रूट एंड दी मॉडर्न वर्ल्ड, दूसरा पॉइंट आपका आ जाता है। सिल्क रूट क्या था, देखो भैया बात यह हो जाती है कि अगर इंडिया से सिर्फ, अगर पहले वो सिल्क ना लेते चाइना से, कौन, अरेबियन ट्रेडर्स, अगर पहले चाइना से सिल्क ना लेते, इंडिया से मसाले लेते, तो वो क्या बन जाता भैया, सिल्क रूट की जगह स्पाइस रूट बन जाता। लेकिन पहले क्या हुआ, पहले सिल्क का ट्रेड होता रहा, पहले लगातार सिल्क का ट्रेड होता रहा, बाद में इंडिया आना जाना हुआ, इसलिए इसका नाम पड़ गया सिल्क रूट, है ना। जैसे कि भैया अमेरिका में या न्यूयॉर्क में जो सड़क है उसमें एक का नाम है स्वामी विवेकानंद स्ट्रीट। विवेकानंद स्ट्रीट उनका नाम है, क्यों भैया, वो विवेकानंद के साथ जुड़ी है। सिल्क रूट इसलिए पड़ गया क्योंकि ये सिल्क के साथ जुड़ा है, सिंपल है। सिल्क रूट आर अ गुड एग्जांपल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न वर्ल्ड। प्री मॉडर्न आधुनिक वर्ल्ड से पहले का जो रास्ता है उसको सिल्क रूट बोला जाता है। एंड कल्चरल लिंक्स बिटवीन डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। कल्चरल लिंक्स क्या होते हैं, यानी कि सांस्कृतिक जुड़ाव। सांस्कृतिक जुड़ाव, जैसे कि सांस्कृतिक जुड़ाव में आप ले सकते हो सूफीज्म। भैया पाकिस्तान में भी सूफीज्म या कव्वालियां होती हैं, अरब में भी कव्वालियां होती हैं, यहां पर भी कव्वालियां होती हैं। तो ये कल्चरल एक ट्रेड हमारा जुड़ गया, कल्चरल लिंक हो गया। द नेम सिल्क रूट, ये जितना भी हाईलाइट करा है इन सबको अगर आप एक बार भी पढ़ लोगे तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। द नेम सिल्क रूट पॉइंट टू द इंपॉर्टेंस ऑफ वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क कार्गोज अलोंग दिस रूट। देखो क्या है, वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क कार्गोज। वेस्ट बाउंड सिल्क चाइनीज का मतलब क्या हुआ, वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क, पश्चिम के देश हमारे जो हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हमारे पास जो हैं, जैसे कि इंग्लैंड हो गया, अमेरिका हो गया, दूसरे देश हमारे जो वेस्ट की तरफ पड़ते हैं, उनका चाइना के सिल्क के साथ क्या लिंक हुआ, इसके बारे में बात हो रही है। हिस्टोरियंस हैव आइडेंटिफाइड, क्या आइडेंटिफाई करा, सेवरल सिल्क रूट ओवर लैंड एंड बाय सी। ये क्या था, इनका एक रूट था, या तो वो अलग अलग मतलब रास्तों से जाते थे, एक ही रास्ता उन्होंने बना लिया था, मतलब कि जैसे कि मान लो ये अरब है ना, और ये है चाइना, तो इन्होंने ये जो एक रूट बना लिया ये सिल्क रूट कहलाने लगा। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं था, बीच में ये जो इंडिया पड़ता था ना, बीच में जो इंडिया पड़ता था, यहां पर आपका क्या है, यहां पर आपका अरेबियन सी है, यहां पर आपका इंडियन ओशन है। तो ये यहां से लोग, यहां से भी लोग आते जाते थे, यानी कि आपके जो ये कोस्टल एरियाज हैं, यहां से भी लोगों का इंडिया के अंदर आना जाना शुरू हो गया था। पहले रोडवेज हुआ, बाद में उन्होंने सी रूट अपनाए। ठीक है, किंटिंग टुगेदर वास्ट रीजन्स ऑफ एशिया एंड लिंकिंग एशिया, कौन कौन से, एशिया, यूरोप एंड नॉर्दर्न अफ्रीका। एशिया, यूरोप एंड नॉर्दर्न अफ्रीका। किसी भी देश का जो ऊपर वाला पार्ट है वो नॉर्थ कहलाता है, सबसे नीचे वाला पार्ट साउथ कहलाता है। ठीक है, फिर साउथ के उधर वाला कहलाता है वेस्ट, और इधर कहलाता है हमारा ईस्ट। अच्छा यहां पर देखिए, दे आर नोन टू हैव एग्जिस्ट सिंस बिफोर द क्रिश्चियन एरा। अभी क्रिश्चियन एरा क्या है, यानी कि जीसस वाला एरा, ईसाई धर्म का जो एरा या उस टाइम वो टाइम पीरियड चल रहा था। चलिए आगे देखते हैं। बट चाइनीज पॉटरी ऑल्सो ट्रेवल्ड द सेम रूट। ऐसा ही नहीं है, यहां पर बात क्लियर है कि सिर्फ सिल्क ही नहीं गया, पॉटरी भी यहां से गई, है ना, जो मिट्टी के बर्तन वगैरह बनते थे वो भी यहां से गए, सेम रूट।
एज डिड टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया। इंडिया से क्या गया था? स्पाइसेस यानी कि मसाले। आपने कंतारा मूवी देखी होगी, कंतारा मूवी में दिखाया गया है कि वो राजा लोग उनसे क्या छीनना चाहते हैं, किस चीज का व्यापार करते हैं वो लोग? मसालों का, स्पाइसेस का व्यापार करते हैं, वही बात है। एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड रिटर्न प्रीशियस मेटल। पहले तो मेटल्स में ट्रेड करते थे, लेकिन बाद में वो दूसरा रूप उसने ले लिया, गोल्ड एंड सिल्वर फ्लोड फ्रॉम यूरोप टू एशिया। ये तीन चीजें आप इसको समझना है। ये क्या क्या है आपका? क्रिश्चियन मिशनरीज, मुस्लिम प्रीचर्स एंड बुद्धिज्म इमर्ज्ड। अब ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज है, मिशनरीज के बाद समझो आप मिशन, यानी कि इनका क्रिश्चियन मिशनरीज, इनका मिशन होता था अपने धर्म को स्प्रेड करना। अब आप खुद मानो भैया, क्रिश्चियन रहते हैं अमेरिका इंग्लैंड में, तो ऑस्ट्रेलिया में जो बिल्कुल नक्शे के इधर साइड है, ऑस्ट्रेलिया में क्रिश्चियनिटी कैसे फैली, इंडिया में क्रिश्चियनिटी कैसे आई, अफ्रीका में क्रिश्चियनिटी कैसे आई, चाइना में क्रिश्चियनिटी कैसे आई, ये सब कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज का करा हुआ है। मुस्लिम प्रीचर्स जो अपने धर्म को लगातार फैलाने जाते थे, जैसे कि मुस्लिम धर्म के जिन्होंने उसको आगे बढ़ाया वो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब हैं, और बौद्धिज्म जैसे कि गौतम बुद्धा से शुरू हुआ और उनके डिसाइपल्स ने उनको आगे 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 बढ़ाया है। आगे चलते हैं तो यहां पर देखिए दूसरा पॉइंट आपका आ जाता है फूड ट्रेवलर्स, स्पैगेटी एंड पोटैटो। मैंने आपसे पूछा क्या आपने पिछले किसी गए हुए शादी में आपने चाउमीन खाई? सर बिल्कुल खाई। आपने मोमोज खाए? बिल्कुल खाए। आपने पास्ता, व्हाइट सॉस पास्ता, मैक्रोनी, मैगी, ये सब चीजें आपने खाई? हाँ सर खाई हैं। क्या बात करते हो, क्यों नहीं खाई होगी? लेकिन ये सब आया कहां से, ओरिजिन कहां से हुआ? ये सब कुछ ट्रेवल करा इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। अब अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाओ तो वहां के लोग गाजर का हलवा खा रहे हैं, वो लोग हलवा खा रहे हैं, लेकिन हलवा बना कहां से? हमारे यहां से, भारत से बना। वो लोग खा रहे हैं, मानो सरसों का साग खा रहे हैं, पालक पनीर खा रहे हैं। कहां से आया वो? हमारे भारत से गया भाई लोग। अच्छा, फूड ऑफर्स मैनी एग्जांपल ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस या लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज। फूड भी एक कल्चर होता है। गुजिया दीपावली पे बनती है, ईद पे मीठी सिवैया बनती है। बेशक इस्लाम धर्म भारत में ओरिजिन नहीं हुआ, लेकिन भारत में भी तो सिवैया बनती है ना, चाहे वो ईद के दिन ही बन रही है क्यों ना, है ना। गुजिया बन रही है हमारे होली के दिन, है ना। अब यहां से क्या हुआ, सिमैये भी तो यहां पर आई ना, यहां पर भी तो वो रिलीजन बनाया जा रहा है, तो वो क्या हुआ, कल्चरल एक्सचेंज हुआ। कल्चर को एक्सचेंज करा गया टाइम टू टाइम। ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर्स इंट्रोड्यूस्ड न्यू क्रॉप्स। कोई जो भी ट्रेडर्स होते थे, कोई अपने साथ नया बीज लाता था। मिर्चें हमारे पास अमेरिका से आई हैं, आलू हमारे पास अमेरिका से आया है, टमाटर हमारे पास अमेरिका से आया है, स्वीट पोटैटो शकरकंदी हमारे पास अमेरिका से आई है, जिस पर मैं बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करता कि सारी सब्जियां ही हमें तुमने दे दी तो हमारे पास था क्या, हम कोई रोटी वोटी नहीं खाते थे क्या? ओके, न्यू क्रॉप टू द लैंड्स दे ट्रेवल्ड, इवन रेडी फूड स्टफ। अभी रेडी फूड स्टफ क्या होता है? स्पैगेटी, मैगी, चाउमीन, आपके ये सब क्या है? रेडी फूड स्टफ इन डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड माइट शेयर कॉमन ओरिजिन। आगे देखो, यहां पर जो हाईलाइट है उस पर नजर रखना। टेक स्पैगेटी एंड नूडल्स, ये लोग अपने साथ स्पैगेटी और नूडल्स को ले गए। अब ये जो नूडल्स है, अब ये नूडल ही स्पैगेटी बन गया। कहां जाकर? इट बिलीव्ड दैट नूडल ट्रेवल्ड वेस्ट फ्रॉम चाइना टू बिकेम स्पैगेटी। नूडल्स ट्रेवल्ड वेस्ट, नूडल्स ने वेस्ट की तरफ यानी कि पश्चिमी देशों की तरफ ट्रेवल करा और क्या बन गए? वो स्पैगेटी बन गए, चाइना से वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ जाके। और परहैप्स अरब ट्रेडर्स took pasta to 50th century Sicily। पास्ता कहां गया? 50th century सिसिली। सिसिली इटली का एक देश है, आप नेशनलिज्म इन यूरोप में उसको आपने पढ़ा होगा। यहां जाओ, your such guesswork suggest that possibilities of long distance cultural contact even in the pre-modern world। अब भी ये हो रहा है ना, मतलब उससे पहले भी ये होता था और अब भी कहीं ना कहीं हो ही रहा है। many of our common food, जैसे कि भैया पोटैटोज, चिली, टमाटोज या फिर मेज है, ग्राउंडनट है, मूंगफली, मतलब हर चीज ही ये कहते हैं कि यहां से ही गई है। अच्छा, यहां पर देखो, दिस फूड वेर ओनली इंट्रोड्यूस इन यूरोप एंड एशिया आफ्टर क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। ये सब चीजें अमेरिका कब पहुंची? जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को खोज लिया, या फिर ये सारी चीजें हमें कब पता चली? जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका खोज लिया। इतनी सारी बातें इसके अंदर हैं।
आगे चलते हैं। देखो सैंपल पेपर, आपके लेटेस्ट सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन आया है जो कि डायरेक्ट एक छोटू सा आंसर आपकी बुक में डायरेक्टली मौजूद है। क्या है? समटाइम्स द न्यू क्रॉप could make the difference between life and death, explain the statement। बस कैसे कैसे कभी कभी नई फसल भी, नई उपज भी लोगों की जिंदगी और मौत का एक जरिया बन जाती है। समझते हैं, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, एक्सप्लेन कर देते हैं भैया हमें क्या जा रहा है। ये रहा आपका आंसर। क्या कहता है आंसर? समटाइम्स द न्यू क्रॉप कुड मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। कैसे? समझो। यूरोपियंस पुअर began to eat better and live longer with the introduction of the humble potato। पोटैटो को हम्बल क्यों कहा गया? क्योंकि पोटैटो ने इनकी जान बचाई। कैसे भी सॉइल कंडीशन में हो जाता है, बुरी सी बुरी सॉइल कंडीशन में भी हो जाता है, जल्दी हो जाता है। और इसको आप भैया खाली उबाल के खा सकते हो, आप भून के खा सकते हो, कैसे भी आप आलू को तो खा ही सकते हो। जरूरी नहीं है कि उसके लिए आपको कुछ ना कुछ मिर्च मसाला चाहिए ही चाहिए। आयरलैंड, यहां से समझो, आयरलैंड्स poorest peasant become so dependent on potatoes that when disease is destroyed the potatoes crop। एक बार अब क्या हुआ? अब भैया एक डिसीज आई और उसने पोटैटो फेमाइन आया था, बट आयरलैंड में आया था। आयरलैंड पोटैटो फेमाइन भी उसको बोला जाता है। और उसने पोटैटो की फसल भी खराब कर दी जिस पर ये लोग जिंदा थे। अब क्या करते भैया? अब यहां पर आप पिक्चर में देख पाओगे किस तरह से एक औरत और एक बच्चा, उसका बेटा क्या कर रहा है भैया? आलू ढूंढ रहा है कि कैसा भी आलू मिल जाए, काम तो चलाना ही है, खाना पीना तो करना ही होगा। आगे चलते हैं तो कॉन्क्वेस्ट, डिसीज एंड ट्रेड को समझा जाएगा। कॉन्क्वेस्ट डिसीज एंड ट्रेड, भैया इस बात को समझो, पूरा नंबर में लेकर आया हूं एकदम एक्सट्रैक्ट करके। बिफोर 15 सेंचुरी, यानी कि 15 सेंचुरी से भी पहले क्या हो रहा है? हाँ, प्री मॉडर्न वर्ल्ड तो 18 सेंचुरी या 19 सेंचुरी के बाद आया। देखो, द इंडियन ओशन वाज ऑलरेडी अ बिजी ट्रेड नेटवर्क। जैसे जैसे मैंने आपको भी बताया, अगर आप यहां से इंडिया को समझो तो आपको पता चलेगा ये है अरेबियन सी, है ना, ये है इंडियन ओशन और ये है हमारा बे ऑफ बंगाल, है ना, बे ऑफ बंगाल। तो यहां से क्या हो रहा है? यहां से हमारे पास वेस्टर्न कंट्रीज लगातार आ रही हैं और हमारे साथ सी रूट के जरिए ट्रेड कर रही हैं। तो हमारा रूट तो बिजी होना ही था। इंडिया वाला सेंट्रल हब, हाँ भैया अब इंडिया सेंट्रल हब है। कैसे? ये आप समझ रहे हो इंडिया। अब भैया आपका एशिया आ जाता है, आपका यूरोप आ जाता है, इधर आपका अफ्रीका भी आ जाता है, नॉर्थ अफ्रीका। अब आप इधर समझो तो यहां पर आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, यहां है आपका चाइना। तो आपका इंडिया क्या आ रहा है? इंडिया हमेशा बीच की एक कंट्री पड़ेगा। अमेरिका वाज कट ऑफ, अब अमेरिका यहां है और ये सारे देश यहां हैं। बिल्कुल सही बात है। 15 टू अर्ली 16 सेंचुरी एशिया अराउंड अफ्रीका पूरा घिर चुका था ट्रेड में। अमेरिका को कोई नहीं जानता है अभी तक, मतलब अब तक तो खोज होना शुरू हो चुका है। और फिर है आपका This marked the shrinkage of the pre-modern world, more connected than ever before। अब क्या हुआ हमारे पास? अब हमारे पास पूरी दुनिया, पूरा एक ग्लोब, एक पूरा ग्लोबल वर्ल्ड हमारे पास बनने जा रहा है। द अनसीन वेपन डिसीज क्या? बीमारी। जैसे कोरोना भारत आई, अमेरिका गई, अमेरिका में कितना बड़ा हाहाकार मचाया, त्राहिमाम त्राहिमाम कोरोना ने मचा दिया, चाहे वो कोई भी देश हो। यूरोपियंस बॉट जर्म्स लाइक स्मॉल पॉक्स एंड टू द अमेरिकाज। अब भैया स्मॉल पॉक्स और आपके पास डेंगू, मलेरिया उस टाइम पे बहुत बड़ी बीमारियां हुआ करती थी। नेटिव अमेरिकन्स हैड नो इम्यूनिटी टू लॉन्ग आइसोलेशन। अब क्या था भैया? अमेरिकन्स बहुत टाइम तक लॉन्ग आइसोलेशन में रहे थे, मतलब वो दुनिया भर से दूर रहे थे, इम्यूनिटी वीक हो चुकी थी, खाना पीना भी अच्छा नहीं खाते थे। इसलिए स्मॉल पॉक्स जैसे ही वहां गया, वो लोग एकदम उस बीमारी की चपेट में आ गए। स्मॉल पॉक्स स्प्रेड रैपिडली इवन फास्टर देन यूरोपियन आर्मीज। यूरोपियन आर्मी भी इतनी जल्दी नहीं अमेरिका में फैली थी जितनी जल्दी स्मॉल पॉक्स वहां पर फैल गया। अब है इट, अब देखो यहां पर समझो, इंटायर कम्युनिटीज मेकिंग यूरोपियंस कॉन्क्वेस्ट इजियर। चलिए भैया आगे चलते हैं। यहां पर देखो आप, बिल्कुल आपको आसानी से यहां पर देखने को मिल जाएगा कि बिफोर 15 सेंचुरी क्या हो रहा है। इंडियन ओशन हैड एक्टिव ट्रेड, गुड्स, पीपल, नॉलेज एंड कस्टम। ये आप देख लेना, बहुत आसानी से है। 15 सेंचुरी में समझो क्या हो रहा है। यूरोपियन एज ऑफ एक्सप्लोरेशन बिगेन, सी रूट टू एशिया डिस्कवर्ड विया अफ्रीका। अब आप यहां पर समझो 16 सेंचुरी पर आ जाओ, सारी सेंचुरीज ऐसे ही निकाल कर लाया हूं। अमेरिका डिस्कवर्ड बाय यूरोपियंस, किसके द्वारा? क्रिस्टोफर कोलंबस। मिड 16 सेंचुरी समझो, पोर्चुगीज एंड स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ अमेरिका।
स्टार्टेड कोलोनियलाइजेशन। कोलोनियलाइजेशन क्या होता है मेरे भाई? कोलोनियलाइजेशन का मतलब होता है जब कोई एक पावरफुल कंट्री किसी लो पावर्ड या अंडर पावर्ड कंट्री के ऊपर अपना डोमिनेंस बना लेती है, उसको कोलोनियलाइजेशन बोलते हैं। 16th सेंचुरी, लेट 16 में देखो क्या हुआ, मैसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर फ्रॉम पेरू। अब क्या है, पेरू को क्या बोला जाता है भैया? समझो, देखो देखो, सिल्वर फ्रॉम पेरू एंड मैक्सिको, क्या बोलते हैं इनको? द लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड भी बोलते हैं, जिसकी वजह से, जिससे बोला जाता है कि यहां पर बहुत खजाना छुपा है, ये है वो है। तो इसकी वजह से यहां पर ट्रेडर्स, सेलर्स ज्यादा जाने लगे, जिसकी वजह से मैक्सिको का भी व्यापार कैसे ना कैसे चलने लगा। 17th सेंचुरी स्प्रेड ऑफ यूरोपियन डिसीज जैसे स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स भी उसी के अंदर था। स्मॉल पॉक्स इन अमेरिका, नेटिव अमेरिकन, नेटिव का मतलब होता है देसी या गांव में रहने वाले लोग। लैक्ड इम्यूनिटी, क्योंकि बहुत समय तक दुनिया से दूर ये लोग रहे थे, तो क्या हुआ था, इनका इम्यूनिटी बिल्कुल वीक थी। आगे देखो, द 19th सेंचुरी, 1815 और 1914 तक देखो भैया, 19th सेंचुरी समझो, ए वर्ल्ड इकोनॉमी टेक शेप। अब इसके अंदर आपको एक कॉर्न लॉ देखने को मिलेगा। किधर है भैया कॉर्न लॉ? ये रहा। देखो भैया, पॉपुलेशन ग्रोथ हुई लगातार, 18th सेंचुरी में पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, लेकिन खाने के लिए इतनी चीजें है नहीं, तो लोग माइग्रेट करने लगे। बहुत सारे अमेरिकन और ब्रिटिश रशिया जाकर बस गए, क्योंकि रशिया के पास लैंड एरिया बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन उनकी आज भी कम है जितना बड़ा उनके पास लैंड एरिया है। ठीक है, अच्छा, हैड इंक्रीज द डिमांड फॉर फूड ग्रेन इन ब्रिटेन। अरे हाँ भैया, जब जनसंख्या बढ़ेगी, खाने को कम होगा, तो भैया क्या, कहां बढ़ी भैया? फूड ग्रेन इन ब्रिटेन, ब्रिटेन में खाने की डिमांड बढ़ी। एज अर्बन सेंटर्स एक्सपेंडेड एंड इंडस्ट्री ग्रू, द डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। भैया सीधी सी बात है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का मतलब है कि भैया खाने को दे दो किसी भी तरह से, इस जनसंख्या का पेट तो भरे। प्रोडक्ट्स वेंट अप पुशिंग अप फूड ग्रेन प्राइसेस। अब भैया डिमांड ज्यादा हो रही है और प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो भैया पैसा भी उसका बढ़ता चला गया। जिसके पास पैसा है वो खरीद पाएगा। Under pressure from landed group, the government also restricted the import of corn। अब भैया क्या हुआ, कॉर्न के इंपोर्ट पर भी इन्होंने टैक्स लगाना शुरू कर दिया, बैन ही कर दिया। समझो, the laws allowing the government to do this were commonly known as corn law। और इसको क्या बोलते हैं? कॉर्न लॉ बोला जाता है। अनहैप्पी, इससे खुश कौन नहीं है? अनहैप्पी विद हाई फूड प्राइसेस इंडस्ट्रियलिस्ट। अब क्या है, इनको, इंडस्ट्रियलिस्ट को बोला गया कि तुम किसानों को ज्यादा पैसा दोगे कॉर्न के बदले में, जिसकी वजह से इन्होंने हड़ताल करना शुरू कर दिया। अब देखो यहां पर क्या लिखते हैं ये लोग कि आफ्टर द कॉर्न लॉ वर स्प्रेड फूड कुड बी इंपोर्टेड इनटू ब्रिटेन मोर चीपली। अब इन्होंने कहा कि भैया हम अगर बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमें खाना सस्ता पड़ रहा है, और हम अपने यहां कर रहे हैं तो ही महंगा पड़ रहा है। तो भैया इन्होंने बहुत सारे बदलाव इसके अंदर करे। ब्रिटिश एग्रीकल्चर वाज अनेबल टू कंपीट विद इंपोर्ट्स। किसके इंपोर्ट के साथ? रशिया के साथ इंपोर्ट में ये लोग कंपैरिजन अपना नहीं कर पा रहे थे। आगे देखते हैं, देखो ये पढ़ने के लिए सीबीएसई ने नहीं कहा है, लेकिन फिर भी आपके पास कहीं ना कहीं क्वेश्चन को लिंक करने के लिए ये चीजें काम आएंगी। ये वर्ल्ड वॉर 1 की बात इसके अंदर हो रही है। एक्सेस कंट्री और अलाइन कंट्री आपकी कौन कौन सी है, बस ये छोटी सी बात समझ लो। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपका कब हुआ था? 1814 से लेकर 1914 से लेकर 1918 तक आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। इसमें 2 तरह की कंट्री थी, एक्सिस और अलायंस। कौन कौन सी है समझो। अलायंस कंट्री आपकी कौन कौन सी है? ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया। क्या है? ब्रिटेन 2 पावर ऑन द वन साइड वेयर द एलाइज पावर। भैया कौन कौन है? ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया आपकी एक तरफ हो जाती है। और 1917 में इस वॉर को जोड़ लेते, इस वॉर के साथ जुड़ जाते हैं कौन? यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट इसके साथ जुड़ जाते हैं 1917 में। फालतू में जुड़ते हैं, फटे में टांग अड़ाने की इनकी आदत होती है, हमेशा से ही है। ऑन द अपोजिट साइड वेयर द सेंट्रल पावर कौन कौन है भैया हमारी? समझो, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी। सेंटर क्यों है? क्योंकि ये भैया मैप के ही सेंटर में है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी। जर्मनी ऊपर है, ऑस्ट्रिया और हंगरी उसके नीचे हैं। ठीक है, ओके। एंड ऑटोमन टर्की, ये वही वाले हैं जिनकी वजह से हमारा खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ। ग्रेट डिप्रेशन क्या है? अराउंड 1929 है एंड लास्टेड टिल द मिड 1930। ग्रेट डिप्रेशन भैया जब बहुत ज्यादा महामंदी का ये दौर था, वर्ल्ड वॉर के बाद महामंदी बहुत जल्दी से आ चुकी थी। उसके बाद ही IMF या WTO आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या
आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 1944 1964 तक ये सब बातें हुई। अच्छा, रिबिल्डिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो कि कब हुआ था आपका? सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 1945 तक आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, और थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होगा, चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है। किस किस के बीच हुआ था ये? यहां पर समझो एक्सेस पावर के बीच में हुआ और एलाइज पावर के बीच में हुआ। एक्सेस पावर कौन कौन है आपकी? नाजी जर्मनी, नाजी एक आइडियोलॉजी होती है, नाजी जर्मनी, जापान एंड इटली, ये है आपकी कौन? एक्सेस पावर, नाजी जर्मनी, जापान एंड इटली। और एलाइज पावर कौन है आपकी? ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत यूनियन यानी कि रशिया एंड द यूएस। ये भी यूएस ने कब? 1941 में या 42 में ज्वाइन करी थी, उससे पहले ये भी नहीं थी। जैसे इन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 1917 में ज्वाइन करा, ऐसे ही ये भी इन्होंने बाद में ज्वाइन करा, जो कंट्री जीत रही थी उसकी तरफ से। ओके गाइस, आई होप ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। बड़ा मजेदार लेक्चर था, सारी इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट करके मैंने आपको बता दी है। ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। और हमेशा की तरह मुझे अब तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।